तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे इसका पार्ट 2 जो हम लेसन पढ़ रहे थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का आलेखी प्रतिरूपण, कि हम जो डेटा है उस डाटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें ताकि लोग आसानी से उस डेटा को समझ सकें कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन कम हो रही है, या प्रोडक्शन बढ़ा है या प्रोडक्शन घटा है। तो इसमें हमने लाइन प्लस बार डायग्राम देख लिया था और सिंपल बार डायग्राम हमने देख लिया था। तो इसके बाद आज हम जो देखेंगे मल्टीपल बार डायग्राम किस तरीके से डेटा के आधार पे बनाए जा सकते हैं उस बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अंतिम हमने यहाँ पर छोड़ा था, तो यहाँ पर हम उदाहरण 3.5 हम शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 3 आपका चल रहा है। तो चलिए, तालिका 3.5 में दिए गए 1951 से सन 2011 के मध्य भारत में दशकीय साक्षरता दर को दर्शाने के लिए एक उपयुक्त खंड आरेख की दंड आरेख या बार डायग्राम जिसे हम कहते हैं की रचना कीजिए। तो 1951 टू 2011 के मध्य जो दशकीय जो टेन्योर में आपकी लिटरेसी रेट जो है तो वो किस तरीके से ग्रोथ हुआ है या कम हुआ है वो बार डायग्राम में हम देख लेंगे। 1951 टू 2011 तो टेन्योर में जो लिटरेसी जो रेट है वो बढ़ी है या घटी है वो आपको दंड आरेख के थ्रू दिखाना है। तो यहाँ पर 1951 में टोटल लिटरेसी रेट जो था 18.33% था, मेल में 27.16, बट जबकि फीमेल में 6.86। इसी तरीके से हम आगे को बढ़ते आएंगे और अंतिम में हम देखेंगे 2011 में कितना है। 73% टोटल हमारा लिटरेसी रेट है, जबकि 80% मेल है और 64% फीमेल है। यह है सोर्स आपका कहाँ से, जो सेंसस है 2011 का उसके आधार पे है। तो स्टैंडर्ड आंकड़े होंगे, बिल्कुल वैलिड और सही आंकड़े देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए इसमें जो पॉइंट देखते हैं कि अब कंस्ट्रक्शन रचना कैसे बनेगा। उपयुक्त आंकड़ों को दर्शाने के लिए बहुदंड आरेखी को चुना जा सकता है। बहुदंड आरेख मतलब पॉलीग्राफ सब हम इसमें बनाएंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा, एक्स अक्ष पर समय क्रम आंकड़ा और वाई अक्ष पर साक्षरता दर को अंकित कीजिए। अगला है, बंद खानों में क्या करना है, कुल जनसंख्या स्त्री पुरुष के प्रतिशत की को दर्शाइए। तो एक्स अक्ष पर आपको क्या करना है, एक्स अक्ष पर समय क्रम मतलब ये जो समय है वर्ष इनको दर्शाना है एक्स अक्ष पर। तो अगर हम माने एक्स अक्ष ये है और वाई अक्ष ये है, ठीक है ना, एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या बताने हैं, ईयर दिखाने हैं, और वाई एक्सिस पे साक्षरता दर दिखानी है, लिटरेसी रेट दिखानी है। तो आगे को डायग्राम बना हुआ है, इसे हम देखते हैं, बस हमने समझना है। तो साक्षरता दर देखें, लिटरेसी रेट परसेंटेज में, और इधर पे है जनगणना वर्ष 1951, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011। अब यहाँ पर हम देखते हैं टोटल लिटरेसी रेट जो है यहाँ पर आप देखेंगे 1951 में टोटल लिटरेसी रेट कितना आया था आपका, 18.33, ठीक है ना। तो टोटल यहाँ पर हम देखेंगे, टोटल को ब्लू जो लाइट ब्लू यहाँ पर है, स्काई ब्लू आप इसे कह सकते हैं। तो स्काई ब्लू जो यहाँ पर आपका कलर है, इस कलर से टोटल जो पॉपुलेशन हमारी लिटरेट उसके बारे में दिखाया गया है। तो टोटल लिटरेट पर्सन कितने, 18.33। तो 18.33 यहाँ पर 1951 में है। और उसी तरीके से जो मेल है, मेल वाइट एंड ब्लैक है ये कलर, लाइट ब्लैक। तो इसमें कितने हैं मेल, 27%। तो यहाँ पर 27.16। तो यहाँ पर इस तरीके से दर्शाया गया। अगला है फीमेल, फीमेल कितनी है, फीमेल 8% है। तो 8% यहाँ पर इस तरीके से दर्शाया गया है, 10 से कम। तो ये तीन डायग्राम तीन जो बार डायग्राम है वो एक ही साथ बना लिए गए हैं। तो इसे पॉलीग्राफ भी आप कह सकते हैं, जो आपने एग्जाम्पल में पढ़ा था। अब हम सभी को नहीं बताएंगे, सब आप देख सकते हैं कि 1961 में कैसे किया गया, 1971 में कैसे, 81 में कैसे, 2001 में कैसे। 2011 का एक बार एग्जाम्पल और हम देते हैं।
फिर आप वीडियो को रिवाइंड करेंगे तो वहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप कॉपी और पेन लेके सामने पर बैठे तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो 2011 में हम देखते हैं डेटा कहाँ जा रहा है। तो टोटल जो व्यक्ति हैं वो ये हैं। तो ये लगभग 70 से ऊपर गया है। टोटल जो लिटरेसी रेट है 73%। ठीक है ना। उसमें मेल कितने हैं? मेल हैं 80 से ऊपर, ठीक, और फीमेल हैं 60 के आसपास। मेल कितने हैं? मेल हैं 80% और फीमेल हैं 64%। तो इस तरीके से आप इसे बनाएंगे, जिसे पॉलीग्राफ भी हम कहते हैं। मिश्रित दंड आरेख। मिश्रित दंड आरेख जब विभिन्न घटकों को तत्व चर के एक समूह में वर्गीकृत किया जाता है अथवा एक घटक के विभिन्न चर साथ साथ रखे जाते हैं, उनका दर्शन एक यौगिक दंड आरेख द्वारा किया जाता है। इस विधि में विभिन्न चरों को एक अकेले दंड में विभिन्न आयामों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो कंपाउंड बार डायग्राम एक बनता है हमारा मिश्रित दंड आरेख जिसे हम कहते हैं। मिश्रित दंड आरेख में एक अलग मेथड है, इसमें जो अलग अलग बार नहीं बनेंगे, एक ही बार के ऊपर दूसरा बार बनेगा। ठीक है ना। जैसे प्लॉट के ऊपर प्लॉट बन गया। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल। तालिका में दिए दिए गए आंकड़े को चित्रित करने के लिए एक मिश्रित दंड आरेख की रचना कीजिए। भारत में बिजली का कुल उत्पादन बिलियन किलोवाट में। तो इलेक्ट्रिसिटी का टोटल जो आपका ग्रोथ है उसके बारे में बात हो रही है। कुल उत्पादन जो हो रहा है, प्रोडक्शन जितना होता है, तो बिलियन किलोवाट में आ रहा है। इन तीनों को आपको एक ही बार में दिखाना है। 2008 टू 2009 में जो थर्मल पावर है वो इतनी हुई है और प्रोड्यूस इतना किया है, हाइड्रो ने इतना किया है, न्यूक्लियर ने इतना किया है, टोटल इतना हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सोर्स हो गया। रचना कैसे करेंगे? आंकड़े को चढ़ते हुए या उतरते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक अकेला दंड दिए हुए वर्ष में कुल उत्पादित बिजली को चित्रित करेगा और ऊष्मीय, जलीय और नाभिकीय विद्युत को दंड की कुल लंबाई द्वारा विभाजित करके दर्शाया जाएगा, जैसा कि चित्र 307 में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ये दर्शाया गया है इस तरीके से, जो है आपका कंपाउंड बार डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर 3 हमें यहाँ वर्ष दिए हुए हैं। सन 2008 से 9, 9 से 10 और 10 से 11। अब 2008 से 9 का हम ब्यौरा देखें तो 2008 से 9 में जो थर्मल पावर एनर्जी है, हाइड्रो है, न्यूक्लियर है, टोटल कितनी एनर्जी हमने प्रोड्यूस की है? तो 741.2% हमने टोटल एनर्जी उत्पादित की है। तो हम इससे क्या करेंगे? जो हम यहाँ पर बिलियन टन में हमने इसे उतार दिया 900 तक। ठीक। तो हम यहाँ पर टोटल एनर्जी को हम लिख लेंगे, कितनी टोटल प्रोड्यूस की है? 741.2। तो 741 में हम लगभग यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इस बार डायग्राम को इतना हम बना लेंगे। अब क्या करेंगे? अब जो ऊष्मीय है, जो थर्मल पावर एनर्जी है, उसको हम पहले इसमें डिनोट करेंगे, जो 616.2% है। तो हमने क्या करना है यहाँ पर? 616.2%। तो यहाँ पर हम लोग इसे लगा देंगे पॉइंट, और ये क्या हो गया आपका? ये एनर्जी हो गई थर्मल पावर एनर्जी, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा, ये वाली हो गई। तो मल्टीपल एक के साथ बन रहे हैं इसमें भी। अब नेक्स्ट क्या बता रहा है? जलीय, जो हाइड्रो पावर एनर्जी हमने प्राप्त की है वो 110.1 110.1 हमने परसेंट टोटल क्या है बिलियन किलोवाट में प्राप्त की है। तो हम यहाँ पर अब 110 हम इसमें ऐड करते हैं और 110 ऐड करने के बाद हम पहुँच जाते हैं 700 से ऊपर वाले आंकड़े में। ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो गई? ये हाइड्रो पावर एनर्जी हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर दी। अब इसी के ऊपर क्या है? 14.9% हमारी नाभिकीय जो न्यूक्लियर एनर्जी हमने प्राप्त की है, तो उसमें हम क्या करेंगे? टोटल में 14.9% जोड़ देंगे, जो ऊपर पे यहाँ पर प्रदर्शित की गई है।
ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक, कोई टेंशन नहीं हुई होगी आप लोगों को। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं अलग अलग कलर से। तो चलिए फ़िलहाल अभी कलर हम डेकोरेशन इसका नहीं करते और अच्छे से, लेकिन आप चीज़ों को इसमें समझ चुके होंगे कि ये इस तरीके से बनना है। नेक्स्ट भी हम एक बार बता देते हैं, उससे आज आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, फिर अंतिम आप खुद कीजिएगा। हम 2010 से 11 वाला एक बार बता देता हूँ। टोटल कितनी एनर्जी हो रही है? 844.8%। तो हम टोटल एक दंड आरेख लंबा सा खींच लेंगे 800 से ऊपर ऊपर, जितना इसमें दर्शाया गया है 844। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने जो थर्मल पावर एनर्जी है उसको हमने इसमें से माइनस करके यहाँ पर 700 से ऊपर ऊपर तक डिनोट कर देना है। ये हो गया भैया। ठीक, नेक्स्ट है इसमें हाइड्रो पावर एनर्जी 114.1, तो इसमें 114 को ऐड कर देना है और ये भी हमारा हो गया फाइनल। अगला है नाभिकीय न्यूक्लियर एनर्जी 26.3%, ये हम इसके ऊपर ऐड करके बना लेंगे। तो टोटल ये आपका जो कंपाउंड बार डायग्राम है वो कंप्लीट इसमें हो चुका है। चलिए अब हम देखेंगे अगला टॉपिक जो है वृत्त आरेख या पाई ग्राफ हम इसे कहते हैं। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में आज देखते हैं। चलिए, ये भी डायग्राम जो है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बनाते हैं। वृत्त आरेख आंकड़े के प्रस्तुतिकरण की दूसरी आलेखी विधि है। दिए गए आंकड़ों के लक्षणों के कुल मूल्य को एक वृत्त के अंदर दर्शाया जाता है। तो एक एक गोला बना लेंगे और उसके अंदर हम बहुत सी चीजें हम इसमें दर्शा देते हैं। ठीक, वृत्त, अच्छा जी, वृत्त के कोण को अनुकूल अंशों में विभाजित करके तब आंकड़ों के उप समूह को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे विभाजित वृत्त आरेख कहते हैं। प्रत्येक चर के कोण को निम्नलिखित सूत्र द्वारा परिकलित किया जाता है। तो एक नियम लगता है जब हम उसमें कोण बनाते हैं। ठीक, क्योंकि टोटल जो हमारा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो उसमें हमें पर डिग्री निकालने के लिए या जो हमारी प्रोडक्शन की डिग्री निकालने के लिए हम कौन सा नियम लगाएंगे, तो वो नियम ये लगेगा, दिए हुए राज्य या प्रदेश का मान, जो भी चीज़ है, सभी राज्यों या प्रदेशों का कुल मान इंटू 360। ठीक, यदि आंकड़ा प्रतिशत रूप में दिया गया है तो कोण की गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र लगेगा, x का प्रतिशत x इंटू 360 अपॉन 100। उदाहरण के लिए एक वृत्त आरेख को भारत की ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के समानुपात सहित भारत की कुल जनसंख्या को दिखाने के लिए खींचा जा सकता है। इस स्थिति में अनुकूल त्रिज्या का वृत्त कुल जनसंख्या के प्रदर्शन के लिए खींचा जाता है और इसके ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के उपविभाग कोणों के अनुकूल अंशों द्वारा प्रदर्शित किए जाता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। तालिका 3.7 ये दी हुई है भैया। में दिए गए आंकड़े को अनुकूल आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो हम इसे अब पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करेंगे। कोण की गणना, अब यहाँ पर सन 2010 से 11 में संसार के बड़े प्रदेशों को भारत का निर्यात, तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट किया गया प्रोडक्शन है या कोई भी चीज़ है, तो वो यूरोप को 20.2% की गई है, अफ्रीका को 6.5%, अमेरिका को 14.8%, एशियन कंट्रीज में गई है आपका 56.2% और अन्य में गई है 2.3%। टोटल 100% हमारा एक्सपोर्ट हुआ है। तो अब इनका हमें ये परसेंटेज में प्रतिशत में दिए गए हैं, तो इनको हमें किस में डाइल्यूट करना पड़ेगा, डिग्री में या कोण में इसे बदलना पड़ेगा। और कोण में बदलने के लिए नियम क्या है, ये वाला नियम यहाँ पर लगना है। तो कोण की गणना करने के लिए हम कुछ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो डिटेल दी गई है, कहा है आंकड़े को भारतीय निर्यात के प्रतिशत पर चढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ख है संसार के बड़े देशों को भारत के निर्यात के दिए गए मानों को दिखाने के लिए कोणों के अंशों की गणना करते हैं। तालिका 3.7
इसे प्रतिशत को एक 3.6 के स्थिरांक के साथ गुणा करके, जिसे वृत्त में कुल अंशों की संख्या को 100 से विभाजित करके प्राप्त किया गया है, जैसे 360/100 किया जा सकता है। विभिन्न प्रदेशों देशों को भारत के निर्यात का हिस्सा दिखाने के लिए वृत्त को विभागों की आवश्यक संख्या में विभाजन द्वारा आंकड़े को प्रदर्शित करते हैं। यह तालिका दी गई है संसार के बड़े प्रदेशों में भारत का निर्यात। अब इसे हमें डिग्री में चेंज करना था, तो नॉर्मली यहाँ पर यूरोप 20.2% है, तो हमने डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या रूल लगाया था, हमने जो यूरोप को भेजा गया प्रतिशत है 20.2% इंटू 360/100। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तब क्या निकल आएगा आपका 73 डिग्री। यहाँ पर 3.6 इसलिए लिखा गया है, अगर हम 100 को हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.6 भी हम ले सकते हैं। ठीक, इनको इंटू कर दो तो लगभग 73 डिग्री आ जाए। तो इसी तरीके से आपने औरों को भी सॉल्व किया गया और सब में डिग्री यहाँ पर निर्धारित कर दी गई है। टोटल कितनी है 360। अब क्या करना है जी, अब रचना बनाना कैसे है। खींचे जाने वाले वृत्त के लिए एक उपयुक्त त्रिज्या को चुनते हैं। तो त्रिज्या कहीं पर भी चुनी जा सकती है। दिए हुए आंकड़ा समूह के लिए 3, 4 अथवा 5 सेमी की त्रिज्या को चुना जा सकता है। वृत्त के बीच से चाप त्रिज्या की तरह रेखा खींची जाती है। वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के लिए चढ़ते हुए क्रम में दक्षिणावर्त छोटे छोटे कोणों के रूप में शुरू करके वृत्त के चाप को कोणों को नापते हैं। तो एक तरफ से आपको शुरू करना है और इसमें तो डायग्राम प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो डायग्राम नॉर्मली इस तरीके से इसमें बनता है। इसमें क्यों प्रदर्शित नहीं हो रहा है देखना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर तो डायग्राम दिख नहीं रहा, तो हम दूसरा पीडीएफ देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर बात की गई थी कि आपका वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के लिए चढ़ते हुए क्रम में दक्षिणावर्त छोटे छोटे कोणों के रूप में वृत्त के चाप को कोणों में नापते हैं। शीर्ष और उपशीर्षक और सूचिका द्वारा आरेख को पूर्ण करते हैं। प्रत्येक चर श्रेणी के लिए सूचिका चिन्ह चुने जा सकते हैं और विभिन्न रंगों द्वारा उभारे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका डायग्राम बना हुआ है। पाईग्राफ इस तरीके से बनेगा। आप कहीं पर से भी एक केंद्र मान लें और वहाँ से आप चाप काटना शुरू करते हैं, तो जो भी आपके कोण बन रहे हैं उन कोणों को आप निर्धारित करेंगे और उन कोणों को आप यहाँ पर प्रदर्शित करते रहेंगे। एक तरफ से आप कोणों का निर्धारण करते रहेंगे, कोण आपके बनते रहेंगे और टोटल कोण आपके 360 तक ये बन जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप पाई ग्राफ का निर्माण करेंगे। अब इसमें सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए पाई ग्राफ को बनाने के लिए। वृत्त को न तो अत्यधिक बड़ा होना चाहिए कि स्थान में फिट न हो सके और न ही छोटा होना चाहिए जो कि सुपाठ्य न हो। बड़े कोण से शुरुआत गलतियों के चयन को बढ़ावा देगी, जो कि छोटे कोण को दर्शाने में मुश्किल देता है। ठीक है, छोटे कोण से आप शुरू कर सकते हैं, जैसे 2 से 27, 15 और 56। इस तरीके से अलग अलग परसेंट यहाँ पर दिखाई गई है।
ठीक, चलिए अगला है प्रवाह संचित्र। ठीक, तो इसे भी देख लेते हैं। प्रवाह संचित्र जो फ्लो मैप या चार्ट हम इसे कहते हैं, वो भी हम देख लेते हैं आज ये किस तरीके से काम करता है। प्रवाह संचित्र आलेख, ग्राफ और मानचित्र या मैप का मिश्रण है। इसे उत्पत्ति और उद्देश्य के स्थानों के बीच वस्तुओं अथवा लोगों के प्रवाह को दिखाने के लिए खींचा जाता है। इसे गतिक मानचित्र भी कहते हैं। डायनामिक मैप भी इसे आप कह सकते हैं। यातायात मानचित्र जो यात्रियों, वाहनों आदि की संख्या को प्रदर्शित करता है, प्रवाह संचित्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये संचित्र समानुपाती चौड़ाई की रेखाओं द्वारा बनाया जाता है। बहुत सी सरकारी शाखाएं विभिन्न मार्गों पर यातायात के विभिन्न साधनों के घनत्व को दर्शाने के लिए प्रवाह संचित्र तैयार करती हैं। प्रवाह संचित्र सामान्यतः दो प्रकार के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए खींचते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला इसमें वाहनों की गति की दिशानुसार वाहनों की संख्या और आवृत्ति। ठीक, तो इसमें दो तरीके से आप प्रवाह मैप या फ्लो जो चार्ट है या मैप है उसे आप कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, वाहनों के गति की दिशा अनुसार वाहनों की संख्या और आवृत्ति के आधार पर भी। दूसरा है यात्रियों की संख्या अथवा परिवहन किए गए सामान की मात्रा के आधार पर। प्रवाह संचित्र को तैयार करने के लिए आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं। पहला है इसमें स्टेशनों को जोड़ते हुए वांछित यातायात मार्गों को दर्शाने वाला एक मार्ग मानचित्र। दूसरा है वस्तुओं, सेवाओं, वाहनों की संख्याओं के उनके उत्पत्ति बिंदु और गतियों को की दिशा सहित प्रवाह से संबंधित आंकड़े। नेक्स्ट है इसमें एक मापनी का चुनाव जिसके द्वारा यात्रियों और वस्तुओं की मात्रा अथवा वाहनों की संख्या से संबंधित आंकड़े को प्रस्तुत करना। अब इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं। तालिका 3.11 3.11 में दी गई दिल्ली में चलने वाली रेलगाड़ियों की संख्या और उनसे जुड़े क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रवाह संचित्र की रचना कीजिए। तो रचना कैसे होगी? डायग्राम डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो डेटा यहाँ पर दिया गया, देखिए आप, दिल्ली और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों के चुने हुए मार्गों पर रेलगाड़ियों की संख्या है। रेलगाड़ी और रेलगाड़ियों की संख्या। पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली जाती हैं 50 रेलगाड़ियाँ, नई दिल्ली से निजामुद्दीन 40, निजामुद्दीन से बदरपुर 30, निजामुद्दीन सरोजनी नगर 12, सरोजनी नगर टू पूसा सड़क 8, पुरानी दिल्ली टू सदर बाजार 32। इस तरीके से नंबरिंग। प्रहलादपुर से पालम बिहार 12। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कितनी है इसमें? सबसे ज़्यादा है 50 जो पुरानी से नई दिल्ली जा रही हैं, और सबसे कम है 6 जो उद्योग नगर से कहाँ जा रही हैं, टिकरी कलान। दिल्ली का एक रूपरेखा मानचित्र लीजिए जिसमें उससे जुड़े क्षेत्र, जिसमें रेलवे लाइन और केंद्र स्टेशन दिखाए गए हों। तो दिल्ली का एक मानचित्र लेना है जिसमें क्या दिया गया हो, दिल्ली से जुड़े हुए रेलवे स्टेशन और लाइंस के बारे में बात की गई हो। रेलगाड़ी की संख्या को दर्शाने के लिए एक मापनी का चुनाव करिए। अधिकतम 50 है और न्यूनतम 6 है। यदि 1 सेंटीमीटर, हम 1 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए, बराबर 50 रेलगाड़ियाँ की मापनी को चुनते हैं तो अधिकतम और न्यूनतम 10 mm की पटरी और 1.2 mm मिलीमीटर मोटी रेखा द्वारा मानचित्र पर प्रदर्शित की जाएंगी। अगला है दिए हुए रेलमार्ग के बीच मार्ग की प्रत्येक पट्टी की मोटाई को अंकित करते हैं। एक श्रेणीनुमा मापनी को एक सूचिका की तरह खींचते हैं और पट्टी पर केंद्र बिंदु स्टेशन को
दर्शाने के लिए अलग अलग चिन्हों अथवा संकेतों को चुनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये केंद्र से बाहर की ओर जाते हुए जो जो स्टेशन हमें चाहिए थे उन स्टेशनों से संबंधित हमें फ्लो चार्ट एक मैप मिल चुका है। यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है वो ये है। ये तो दिल्ली का मैप रह गया। अब ये रह गया आपका दिल्ली का यातायात मार्ग प्रवाह संचित्र। इस तरीके से बनेगा हमारा फ्लो मैप। अब हमें डायग्राम में देखना है पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली। तो ये पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली तक का रूट ये हो गया जी आपका। ठीक। अगला इसमें दिया हुआ है आपका नई दिल्ली से निज़ामुद्दीन। तो नई दिल्ली से आप जाएंगे अब कहाँ? निज़ामुद्दीन। ये रहा निज़ामुद्दीन का एरिया। अगला इसमें दिया हुआ है आपको, देख सकते हैं आप, पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली से निज़ामुद्दीन से बदरपुर। निज़ामुद्दीन से बदरपुर। तो निज़ामुद्दीन से बदरपुर ये रह गया आपका, डिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक। अगला है हमारा निज़ामुद्दीन से सरोजनी नगर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निज़ामुद्दीन से सरोजनी नगर आपको जाना है। तो कहाँ रह गया सरोजनी नगर? इसमें दिया हुआ है कहीं पे सरोजनी नगर, देखें जरा। सरोजनी नगर आपको कहीं पे दिखता है? तो अभी नहीं मिल पा रहा है सरोजनी नगर। ठीक। तो हम जब इस मैप को और ज़्यादा जूम करके देखते हैं तो उसके बाद हमें ये कहीं पर दिखेगा सरोजनी नगर, क्योंकि जो मेन मैप है, मेन मैप ये है। तो इसमें हमें कहीं पर सरोजनी नगर दिख जाएगा, निज़ामुद्दीन से सरोजनी नगर। ठीक। तो इसे आप लोग अपने एटलस में देखिएगा, उसमें आपको और आसानी से इसमें दिख जाएगा, उसमें ढूंढिएगा। तब तक हम, तो इस तरीके से इसे मिलाना है आप लोगों को। कुछ चीज़ें इसमें दी हुई हैं, कुछ कुछ चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं, कहीं बीच में पड़ते होंगे स्टेशन, तो वो नहीं मिल पा रहे। तो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण है, गंगा बेसिन के जल प्रवाह मानचित्र की रचना कीजिए जैसा कि 3.12 में दर्शाया गया है। तो गंगा नदी के बारे में भी दिखाना है। तो ये ड्रेनेज सिस्टम है गंगा रिवर का। तो इसको दिखाने के लिए इस तरीके से हमने प्रवाह रेखा मानचित्र की रचना की है। तो यहाँ पर मापनी ली गई है। एक मापनी लेते हुए 1 सेंटीमीटर बराबर पानी का 50,000 क्यूसेक। एक चित्र बनाते हैं जैसा कि 3.18 में दिखाया गया है। तो ये हो गया आपका प्रवाह संचित्र मानचित्र, प्रवाह संचित्र की रचना, और यहाँ पर ये क्यूसेक की जो स्केल है उसको दिखाया गया है। अगला है थीमेटिक मानचित्र। तो अगला टाइप जो आता है वो थीमेटिक मैप का आता है। इसे हम थीमेटिक मैप भी कह सकते हैं, या इसे हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन मैप भी इसे आप कहते हैं, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन मैप इसे आप क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मैप, या विवरण जो हम देते हैं उसके बारे में ये बताता है। विभिन्न विशेषताओं को प्रस्तुत करने वाले आंकड़ों में आंतरिक विभिन्नताओं के बीच तुलना दिखाने के लिए आलेख और आरेख उपयोगी प्रयोजन प्रदान करते हैं। फिर भी कई बार आलेखों और आरेखों का उपयोग एक प्रादेशिक संदर्भ को प्रस्तुत करने में असफल होते हैं। इसीलिए मानचित्रों की विविध प्रादेशिक वितरणों के प्रतिरूपों अथवा स्थानों पर विविधताओं की विशेषताओं को समझने के लिए विविध मानचित्रों को बनाया जाता है। ये मानचित्र वितरण मानचित्र के नाम से जाने जाते हैं। तो थीमेटिक मानचित्र निर्माण के लिए आवश्यकताएं। तो रिक्वायरमेंट फॉर द मेकिंग ऑफ थीमेटिक मैप, जो इसके लिए आवश्यकताएं किन किन चीज़ों की पड़ जाती हैं। चुने हुए विषय से संबंधित राज्य जिला के आंकड़े डेटा हमें चाहिए। दूसरा है अध्ययन क्षेत्र का प्रशासनिक सीमाओं सहित रूपरेखा। नेक्स्ट है इसमें प्रदेश का भौतिक मानचित्र, उदाहरण के लिए जनसंख्या वितरण को प्रदर्शित करने के लिए भूआकृतिक मानचित्र एवं परिवहन मानचित्र निर्माण के लिए उच्चावच एवं प्रवाह मानचित्र। नेक्स्ट है इसमें
थीमेटिक मानचित्र को बनाने के नियम। अब रूल क्या क्या होंगे थीमेटिक मैप को बनाने के लिए। थीमेटिक मानचित्रों की रचना बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। अंतिम मानचित्र में निम्नलिखित घटक प्रदर्शित होने चाहिए। पहला है क्षेत्र का नाम, विषय का शीर्षक, आंकड़े का साधन और वर्ष, संकेत चिन्ह, रंगों, छायाओं आदि के सूचक और मापनी। थीमेटिक मानचित्र बनाने के लिए उपयुक्त विधि का चुनाव। तो मेथड कौन कौन सी होनी चाहिए। रचना विधि के आधार पर थीमेटिक मानचित्रों का वर्गीकरण। तो जो आप इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द थीमेटिक मैप बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो जो मेथड आप अपनाएंगे उसके बारे में बात चलेगी। विषयक मानचित्रों और मात्रात्मक और अमात्रात्मक मानचित्रों में वर्गीकृत किया जाता है। मात्रात्मक मानचित्रों को आंकड़ों में विविधता दर्शाने के लिए खींचा जाता है। उदाहरण के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर और 50 से नीचे वर्षा के क्षेत्रों को दर्शाने वाले मानचित्र को मात्रात्मक मानचित्र की तरह संदर्भित किया जाता है। ये मानचित्र सांख्यिकीय मानचित्र भी कहलाते हैं। दूसरी तरफ अमात्रात्मक मानचित्र दी हुई सूचना के वितरण में अपरिमेय विशेषताओं को दर्शाते हैं, जैसे उच्च और निम्न वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र को दिखाने वाला मानचित्र। इन मानचित्रों को विशेष विश्लेषणात्मक मानचित्र भी कहते हैं। समय की कमी में इन विभिन्न प्रकार के थीमेटिक मानचित्रों की रचना के बारे में विचार करना संभव नहीं होगा। इसलिए हम निम्नलिखित प्रकार के विश्लेषणात्मक मानचित्रों की रचना विधि पर विचार करने तक ही सीमित रहेंगे। तो इसमें जो मेथड हैं, अब उस मेथड में हम देखते हैं। पहला है इसमें बिंदुकित मानचित्र, जिसे हम डॉट मैप्स भी कहते हैं। अगला है वर्णमात्री मानचित्र, जिसे हम कहते हैं कोरोप्लेथ मैप्स। नेक्स्ट है हमारा सममान रेखा मानचित्र, जिसे हम कहते हैं आइसोप्लेथ मैप्स। तो तीन तरीके के ये होते हैं, बिंदुकित डॉट मैप्स, वर्णमात्री कोरोप्लेथ मैप्स और अगले हैं सममान या आइसोप्लेथ मैप्स। तो नेक्स्ट इसमें है आपका बिंदुकित मानचित्र, जिसे हम डॉट मैप भी कहते हैं। तो डॉट मैप्स के बारे में डियर स्टूडेंट्स कल हम पढ़ेंगे। कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं दोबारा से इसे रिवाइज किया जाए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।